नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में हम जानेंगे बिजनेस पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और इसके अलावा अन्य शहरी निकायों को प्राइवेट व्हीकल्स के लिए पार्किंग फीस बढ़ाने का निर्देश दिया है। कमीशन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए यह आदेश दिया है। कमीशन ने इसी साल 1 नवंबर से पूरी दिल्ली में पार्किंग फीस बढ़ाने को कहा है ताकि प्राइवेट वाहनों के उपयोग को कम कर सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट व्हीकल्स की लगातार बढ़ती संख्या से वाहन प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे शहर में यातायात की समस्या भी पैदा हो रही है। मेट्रो और ई बस जैसे स्वच्छ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। फास्टैग और मोबिलिटी कार्ड को बार बार रिचार्ज करने का झंझट खत्म होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को ई मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल कर लिया है। अब इसके बाद इन दोनों पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अमाउंट तय लिमिट से कम होते ही ग्राहकों के खाते से पैसे निकलकर इसमें अपने आप जुड़ जाएंगे। इसके लिए यूजर्स को बार बार फास्टैग रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर भी गाड़ी टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगी। ई मैंडेट फ्रेमवर्क को 2019 में शुरू किया गया था। आरबीआई ने 7 जून को मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक में ई मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत फास्टैग और एनसीएमसी को रिकरिंग पेमेंट में शामिल करने की घोषणा की है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर अगले 2 महीने में इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए ओएनडीसी मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी के लिए भी बातचीत कर रहा है। इससे पहले ओएनडीसी अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल लोन की शुरुआत कर चुका है। इसके तहत सैलरीड और नॉन सैलरीड कस्टमर्स को 6 मिनट में पर्सनल लोन की पेशकश की जा रही है। ओएनडीसी पर हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस भी बेचे जाएंगे। इसकी शुरुआत जल्द होगी। भारत सरकार ने 2021 में ओएनडीसी की शुरुआत की थी। इसे देश में रिटेल ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सभी के लिए सुलभ एक सुविधाजनक मॉडल के रूप में पेश किया गया है। ओएनडीसी पर लेन देन की संख्या 6.8 करोड़ से ज्यादा हो गई है। लेन देन में हर महीने 12% की वृद्धि देखी जा रही है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने अपनी इंटरसिटी फूड डिलीवरी सर्विस लीजेंड्स को बंद कर दिया है। 2 साल तक इस सर्विस को चलाने के बाद जोमेटो ने पाया कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अनुकूल नहीं है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया। 2022 में शुरू की गई इंटरसिटी फूड डिलीवरी सर्विस लीजेंड्स के तहत भारत के 10 शहरों के व्यंजन ग्राहकों के घरों तक पहुंचाए जाते थे। इस सर्विस को शुरू से ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पिछले महीने जोमेटो ने अपनी हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा एक्सट्रीम को भी बंद कर दिया था। इस सेवा को पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। इस सुविधा से व्यापारियों को छोटे पार्सल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा मिलती थी। बाजार नियामक सेबी ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य लोगों को कंपनी से धन के हेरफेर के मामले में शेयर बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया और उन्हें 5 साल के लिए शेयर बाजार से जुड़ने पर भी रोक दिया है। इसके अलावा अनिल अंबानी अब किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्ट या प्रमुख मैनेजरियल पोस्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस को भी शेयर बाजार से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और इस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी के मुताबिक अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारियों की मदद से कंपनी के धन निकालने के लिए धोखाधड़ी की साजिश रची। अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए एडीए समूह के चेयरमैन के तौर पर अपने पद और रिलायंस होम फाइनेंस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का इस्तेमाल किया। अब खबर है अदानी समूह से जुड़ी हुई। अदानी समूह अंबुजा सीमेंट में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने जा रही है। अदानी समूह अंबुजा सीमेंट में 2.84% हिस्सेदारी को 4,198 करोड़ रुपए में बेचेगी। बिजनेसमैन गौतम अदानी के नेतृत्व वाले समूह के पास आपको बता दें कि 10 लिस्टेड कंपनियों में 125 अरब डॉलर मूल्य के शेयर हैं। वहीं दूसरी ओर अदानी समूह की कंपनी अदानी पावर को एनसीएलटी ने 4,101 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण करने की योजना को मंजूरी दे दी है। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड इस समय कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। इसके अधिग्रहण के लिए अदानी पावर ने अपनी समाधान योजना पेश की थी।
पंजाब सरकार ने कार और टू व्हीलर पर टैक्स बढ़ा दिया है। वाहनों पर लगने वाले टैक्स में अब 1% तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे पंजाब में कार, बाइक और स्कूटर खरीदना महंगा हो जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक मोटर व्हीकल टैक्स की नई दरें वाहन की वास्तविक कीमत पर लागू होंगी। मोटर व्हीकल टैक्स में बढ़ोतरी त्योहारों से पहले की गई है। नई दरों के अनुसार 15 लाख रुपए तक के वाहनों पर टैक्स की दर 9% से बढ़ाकर 9.5% की गई है। इसका मतलब है कि वाहन की कीमत 7500 रुपए तक बढ़ जाएगी। 15 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 25 लाख रुपए तक वाले वाहन की कीमत में लगभग 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। इन वाहनों पर टैक्स की दर 1% बढ़ाकर 12% की गई है। सरकार ने 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले वाहनों के लिए एक और श्रेणी जोड़ी है और इस पर 13% की दर से टैक्स लगाया है। 1 लाख रुपए तक की लागत वाले दोपहिया वाहनों के लिए टैक्स 0.5% बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। 1 लाख से ज्यादा और 2 लाख से कम कीमत वाले टू व्हीलर पर टैक्स की दर 10% होगी। 2 लाख से ज्यादा महंगे टू व्हीलर्स पर 11% टैक्स लगेगा। जब से टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा है तब से इस पर लगातार जुर्माना लग रहा है। डीजीसीए ने अब अयोग्य क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा डीजीसीए ने इस चूक के लिए एयर इंडिया के परिचालन निदेशक पंकुल माथुर पर 6 लाख रुपए और प्रशिक्षण निदेशक मनीष वासवदा पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया ने नॉन ट्रेनर लाइन कैप्टन के साथ उड़ान का संचालन किया, जिसे एक नॉन लाइन रिलीज फर्स्ट ऑफिसर के साथ जोड़ा गया था। नियामक ने इसे एक गंभीर घटना माना है। ये एक बड़ी सुरक्षा चूक है। एफएसएसएआई ने दूध और दही के पैकेट से A1 और A2 जैसे दावों को हटाने का आदेश दिया है। नियामक ने इस तरह के लेबल को भ्रामक बताया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा कि ये दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अनुरूप नहीं है। अपने ताज़ा आदेश में एफएसएसएआई ने कहा कि उसने इस मुद्दे की जांच की और पाया है कि A1 और A2 का अंतर दूध में बीटा कैसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा है। एफएसएसएआई के मौजूदा नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देते हैं। A1 और A2 दूध में बीटा कैसीन प्रोटीन की संरचना अलग अलग होती है, जो गाय की नस्ल के आधार पर अलग अलग होती है। नियामक ने इस निर्देश का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है। देश में बिजली की अधिकतम मांग अगले 6 सालों में 15 गीगावाट सालाना की दर से बढ़ेगी। पिछले एक दशक में बिजली की मांग सालाना 11 गीगावाट की दर से बढ़ी है। 2030 तक दिन के समय बिजली की मांग लगभग 85 गीगावाट अतिरिक्त होगी, जबकि रात के टाइम पर अधिकतम मांग में 90 गीगावाट से ज्यादा की वृद्धि होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए कोयला क्षमता के साथ सौर, पवन, भंडारण और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करना होगा। बिजली मंत्रालय ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 500 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय राजधानी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और NHAI ने रणनीति बनाने के लिए चर्चा की। सड़क पर ट्रैफिक को कम करने के लिए सड़क को चौड़ा करने, बस स्टॉप को हटाने और स्पीड कैमरे और साइन बोर्ड लगाने जैसे उपायों पर विचार किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के कालिंदी कुंज में सड़क को चौड़ा करने और मुकरबा चौक पर बस स्टॉप को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया। इससे सड़क पर भीड़-भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। कल्याणपुरी सर्कल पर NH24 पर स्पीड कैमरे लगाने और गाजीपुर टोल प्लाजा पर चेतावनी साइन बोर्ड लगाने का भी सुझाव दिया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने जून महीने में अपनी सामाजिक योजना के तहत 21,67,000 नए कर्मचारियों को जोड़ा है। नियमित वेतन पर रखे गए कर्मचारियों के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ये 1 साल पहले की तुलना में लगभग 7% ज्यादा है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक ESIC ने जून 2023 में 20,27,000 नए सदस्य जोड़े थे। जून में जोड़े गए कुल 21.67 लाख कर्मचारियों में से 10.58 लाख कर्मचारी 25 साल तक के हैं। जून 2024 में जुड़ने वाली महिला सदस्यों की संख्या 4,32,000 है। देश में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान घरों की कीमतों में वृद्धि के मामले में मुंबई और दिल्ली दुनिया के 44 शहरों में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 44 शहरों में वार्षिक मूल्य वृद्धि 2024 की दूसरी तिमाही में 2.6% रही, जो पिछली तिमाही में 4.1% थी। अप्रैल-जून तिमाही में 26% वार्षिक वृद्धि के साथ मनीला पहले स्थान पर है। मुंबई में घरों की कीमतों में सालाना आधार पर 13% की वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में घरों की कीमत में 10.6% की वृद्धि हुई और वैश्विक स्तर पर यह तीसरे स्थान पर है। बेंगलुरु में घरों के दाम 3.4% बढ़े हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की संख्या अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 29% बढ़कर 8,212 यूनिट हो गई। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी स्क्वायर यार्ड्स के मुताबिक बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में ये आंकड़ा 6,354 यूनिट था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गतिविधियों में जून तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इन लेन देन का संयुक्त बिक्री मूल्य 6,013 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 59% ज्यादा है। स्क्वायर यार्ड्स के मुताबिक नोएडा में अप्रैल-जून की अवधि के दौरान 3200 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किया गया। एक साल पहले इस संख्या 2,408 थी। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 27% की वृद्धि रही। यहाँ जून तिमाही में 5,012 घरों की रजिस्ट्री करवाई गई। पिछले साल इसी अवधि में इस संख्या 3,946 यूनिट थी। ब्लैकस्टोन के स्वामित्व वाली इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने आईपीओ से 4,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। सेबी के पास जमा किए गए दस्तावेज के मुताबिक आईपीओ में 1,250 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 2,750 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश भी लाई जाएगी। आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल अधिग्रहण गतिविधियों के लिए किया जाएगा। साथ ही कुछ राशि का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए किया जाएगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी मंगलवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।